Warm wishes to all my dear students. Today in this video, we are going to discuss an important essay written by Richard Steele. The title of the essay is Of the Club. ये essay BA सेकेंड सेमेस्टर इंग्लिश मेजर के स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। रिचर्ड स्टील का जो ब्रीफ बायोग्राफी है वो ऑलरेडी चैनल पे शेयर किया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं इसको, और लिंक भी आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। नाउ लेट अस डिस्कस दिस पर्टिकुलर एसे ऑफ द क्लब रिटन बाय स्टील। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। इन द स्पेक्टेटर नंबर 2 रिटन बाय रिचर्ड स्टील and published on 2nd March 1711, the essay introduces a fictional club formed by a group of gentlemen from different backgrounds. स्पेक्टेटर जो इनका पीरियोडिकल था, हमने बार बार डिस्कस किया है। स्पेक्टेटर पीरियोडिकल में मार्च 2 1711 को ये वाला जो एसे है ये इंट्रोड्यूस किया था रिचर्ड स्टील ने। इसमें एसे में था क्या ऑफ द क्लब में, इसमें एक इमेजिनरी क्लब बताया गया है कि एक क्लब बनाया गया, उसका नाम स्पेक्टेटर क्लब भी कई जगह गिवन है, और इसमें बहुत सारे जेंटलमैन थे, अलग अलग हिसाब के लोग थे जो डिफरेंट बैकग्राउंड से आते थे, जो इस क्लब के मेंबर्स थे। द क्लब सर्व्स एज ए माइक्रोकॉस्म ऑफ सोसाइटी रिफ्लेक्टिंग वेरियस पर्सपेक्टिव्स ऑन लाइफ, पॉलिटिक्स, बिजनेस, सोशल मैनर्स, रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी। बहुत सारे टॉपिक्स थे, मुद्दे थे जिन पे क्लब के मेंबर्स डिस्कस करते थे। अगर आसान भाषा में समझा जाए तो समझ लो एक कॉफ़ी टेबल है, एक क्लब है, और उसमें बहुत सारे लोग आ रहे हैं और वो अलग अलग मुद्दों पे बातचीत कर रहे हैं। और जो हमारा जो एक क्लब है इसमें कौन कौन मेंबर्स हैं, उनमें क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, तो उन चीज़ों को हम इस ऐसे में डिस्कस करेंगे। इस क्लब में बेसिकली 6 मेंबर्स थे, उनके नाम और उनके जो भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं उनकी पर्सनालिटी के, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस ऐसे ऑफ द क्लब। नाउ लेट अस बिगिन विद द समरी पार्ट। सबसे पहले ये स्टार्ट होता है ऐसे एक लेटिन कोटेशन से। लेटिन कोटेशन जो है ये यूवेनाइल की है, जो रोमन पोइट हैं, और उनके जो सेटायर्स हैं, सेटायर नंबर 7 लाइन 167, ये वहाँ से उठा रखी है कोट। और इसका मीनिंग क्या है? एंड सेवरल मोर जॉइन इन विद वन वॉइस। इसका मतलब क्या है इस ऐसे कॉन्टेक्स्ट में? It suggests that the members of the club contribute in shared discussions and often reinforce each other's views despite their individual personalities and backgrounds। कि क्लब के जो मेंबर्स थे उनका अलग अलग पर्सनालिटी थी, उनके बैकग्राउंड अलग अलग थे, लेकिन उसके बावजूद ये कॉमन डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करते थे और एक दूसरे के व्यूज़ को सपोर्ट करते थे। Now let us discuss the members of this club in detail. The first member, Sir Roger D. Coverley. ये हमने पहले भी नाम पढ़ा है, ये जो कॉवरली हाउस होल्ड वाला ऐसे था उसमें ये नाम हमने पढ़ा था। तो फर्स्ट मेंबर क्लब के यही थे, सर रॉजर डी कवरले। सर रॉजर डी कवरले जो थे, कहाँ के थे? सबसे पहले ये वुस्टशायर नाम की एक जगह है, वहाँ से बिलोंग करते थे। देखो प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है, इसका ध्यान रखना। और ये एक बैरोनेट थे। बैरोनेट का मतलब होता है एक टाइटल जो अंग्रेज़ों के टाइम में दिया करते थे। हेरिडिटरी टाइटल होता था, एक रिस्पेक्टफुल टाइटल होता था, जो एक बहुत समाज में इज्जत जिसको बख्शी जाती थी उसको ये टाइटल मिलता था। अब इनकी जो मेन क्वालिटीज़ हैं सर रॉजर की वो देखते हैं। Of ancient descent, his great grandfather invented the famous country dance। इनके जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे उन्होंने कंट्री डांस को इन्वेंट किया था। कंट्री डांस होता है एक ऐसा डांस जिसमें बहुत सिंपल मूवमेंट्स रहती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सर रॉजर इज़ नोटेड फॉर हिज यूनिक बिहेवियर्स विच आर सीन एज एक्सेंट्रिक बट आर रूटेड इन गुड सेंस। कई बार इनके जो बिहेवियर थे वो बहुत अलग होते थे, लोग इनको सनकी मान लेते थे, एक अलग तरह का मानते थे। दिस मीन्स दैट वाइल ही मे एक्ट डिफरेंटली फ्रॉम सोसाइटियल नॉर्म्स, हिज एक्शंस आर गाइडेड बाय थॉटफुल रीजनिंग। Instead of being sour or obstinate, he maintained cordial relationships with others। लोगों को कई बार लगता था कि ये बहुत अलग हैं और इनका जो बर्ताव है वो कई बार बहुत एक कड़वा लगता था, ज़िद्दी लगता था, लेकिन उसके बावजूद इनके दूसरों के साथ रिश्ते बहुत अच्छे होते थे, क्योंकि ये जो है इनके एक्शंस बहुत एक पूरा सोच विचार के ये काम करते थे। रीजनिंग पे, तर्क पे आधारित ये अपना बातें करते थे। इनके जो एक्शंस थे वो भी दे आर गाइडेड बाय थॉटफुल रीजनिंग।
तो कुल मिला के ही वॉज अ पर्सन ऑफ रेशनल थिंकिंग। लिव्स इन सोहो स्क्वायर वाइल इन टाउन, जहाँ ये रहते थे उसका जगह का नाम सोहो स्क्वायर। रिमेन्स अ बैचलर ड्यू टू एन अर्ली हार्ट ब्रेक फ्रॉम अ ब्यूटिफुल विडो। और ये बैचलर थे, कुंवारे रहे। क्यों रहे कुंवारे? क्योंकि इनका दिल टूटा एक खूबसूरत विडो के हाथों, शादी नहीं हो पाई, कुछ अफेयर चला जो भी था, तो इनका हार्ट ब्रेक हो गया था और इसके बाद इन्होंने शादी नहीं की। Was once a fashionable gentleman, fought a duel and kicked Bully Dawson in a coffee house to defend his honor। और बड़े फैशनेबल जेंटलमैन थे, मतलब बहुत अच्छे से सलीके से रहते थे। और एक बार इनकी लड़ाई भी हो गई थी ये बुली डॉसन नाम के आदमी से कॉफ़ी हाउस में, केवल अपनी इज्जत बचाने के लिए। इसने बुली डॉसन ने इनको एक बच्चा कह दिया था और उसके बाद इन्होंने उसके साथ लड़ाई की। तो ब्रेव भी थे ये। आफ्टर हिज हार्ट ब्रेक ही बिकेम केयरलेस अबाउट हिज अपीयरेंस। जो ये विडो थी, जब इनका दिल टूटा, इसके साथ शादी नहीं हो पाई, तो उसके बाद ये थोड़े केयरलेस हो गए। इन्होंने अपने कपड़ों पे ध्यान देना, अपने अपीयरेंस पे ध्यान देना बंद कर दिया और ये बहुत आउटडेटेड कपड़े पहनने लगे। ही स्टॉप्ड केयरिंग अबाउट द प्रिवेलिंग फैशन ट्रेंड्स। एट 56 ही रिमेन्स cheerful, kind and generous, well loved by tenants and servants। जब ये बड़े हो गए 56 ईयर्स के, तो उसके तब भी ये बहुत खुश रहते थे, बहुत काइंड थे, बहुत जेनरस थे, दयालु थे। और इनके जो भी इनके अंडर सर्वेंट्स थे, जो भी इनके ज़मीन पे काम करने वाले लोग थे, वो सब इनको बहुत प्यार करते थे। हमने लास्ट एस्से में पढ़ा भी था इनके बारे में डिटेल में कि जो सर्वेंट्स थे ये इनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते थे, बहुत प्यार करते थे। Acts as a justice of the quorum, recently gaining universal applause for explaining a game act passage। और इनका जो एक करियर था, जो इन्होंने काम किया था, वो एज अ जस्टिस काम किया था, एज अ जज काम किया था और इनको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली, बहुत प्रेजेस मिली इनकी। क्यों मिली? इन्होंने एक गेम एक्ट को एक्सप्लेन किया था। नाउ व्हाट इज़ गेम एक्ट? Game Act is an act seeking to restrict the destruction of wildlife, जिसमें वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए जो एक्ट बनाया गया था। Now let us discuss the second important member of this club, टेम्पल लॉयर। ये जो लॉयर हैं इनके बारे में जो खास बातें हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इनर टेम्पल बैचलर, स्कॉलर ऑफ द क्लासिक्स। अब ये इनर टेम्पल क्या चीज़ है? एन इन ऑफ कोर्ट इन लंडन। इन क्या होता है? प्रोफेशनल एसोसिएशन ऑफ बैरिस्टर्स इन लंडन। लंदन में जो वकीलों की एक संस्था या एसोसिएशन बनाई जाती है उसको बोलते हैं इन। इनर टेम्पल भी एक तरह का इन ही है कोर्ट का, लंदन का। यानी कि ये एक बहुत बड़ी वकीलों की संस्था, उसके मेंबर रहे थे टेम्पल लॉयर। स्कॉलर ऑफ द क्लासिक्स, जो पुराने हमारे क्लासिक्स हैं, जो ग्रंथ हैं, उनको इन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा लिखा था। He lives in inner temple more due to his father's wishes than his own interests। अब ये जो वकीलों की एसोसिएशन थी, बैरिस्टर्स की एसोसिएशन थी, उसमें रहते थे। किस लिए रहते थे? क्योंकि इनके फादर चाहते थे। इनका अपना इंटरेस्ट उसमें नहीं था। उनका अपना इंटरेस्ट था कहाँ पे? मोर इंटरेस्टेड इन एरिस्टोटल एंड लॉन्गिनस देन इन लॉ। ये जो दार्शनिक हैं एरिस्टोटल, लॉन्गिनस, इनको पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे बजाय के कानून की किताबों को। लिटिलटन और जो कोक का जो नाम आया है, ये कौन है? ये फेमस जजेस हैं, राइटर्स हैं, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहे हैं लॉ की फील्ड में। तो हमारे जो टेम्पल लॉयर हैं, इनका इंटरेस्ट फ़िलॉसफी में ज़्यादा था, कानून की किताबों में कम था। केवल अपने पापा की वजह से ये जो एसोसिएशन है बैरिस्टर्स की, उसके मेंबर बने थे। हेल्प्स हिज फादर विद लीगल मैटर्स थ्रू एन अटॉर्नी। और अब पापा की जब विशेस का रिस्पेक्ट कर ही रहे थे तो अपने फादर की हेल्प करते थे सभी कानूनी मुद्दों को सुलझाने में एक अटॉर्नी के ज़रिए। डीपली नॉलेजेबल अबाउट एंशियन रिटोरिक, जो एक आर्ट ऑफ परसुएशन है, जो एक बोलने की कला है, उसमें बहुत ज़्यादा इनको ज्ञान हासिल था। एक नाम इन्होंने दे रखे हैं, डेमोस्थेनीज और टुले। जो ये जो दो नाम हैं, ये ऑरेटर्स हैं जो बहुत बढ़िया बोलने वाले रहे हैं, बट अनइंटरेस्टेड इन मॉडर्न लीगल केसेस। कानून के जो केसेस थे उनमें इनका इंटरेस्ट नहीं था। हाईली इंटेलिजेंट बट रिजर्व्ड, बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत सारा ज्ञान था इनके पास, बट रिजर्व्ड,
लेकिन अपने आप तक सीमित रहते थे। नोन ओनली बाय क्लोज फ्रेंड्स फॉर हिज विट, जो इनके करीबी दोस्त थे केवल वही इनकी इंटेलिजेंस को पहचानते थे। हैज़ अ रिफाइंड टेस्ट इन लिटरेचर अप्रूविंग ओनली ऑफ फ्यू वर्क्स, इनका जो लिटरेचर का टेस्ट था, साहित्य का जो टेस्ट था, जो चॉइस थी, वो बहुत लिमिटेड थी। बहुत कम जो वर्क्स थे जिनको ये पसंद करते थे। बहुत एक पिक्यूलियर सी चॉइस थी इनकी, रिफाइंड सी चॉइस थी। अटेंड्स द थिएटर रेगुलरली, ये थिएटर में हर दिन जाते थे। शाम होते ही इनका रूटीन था थिएटर में जाना ही जाना। एक्टर्स स्ट्राइव टू इम्प्रेस हिम, और जो थिएटर में एक्टर्स काम करते थे वो इनको इम्प्रेस करने के लिए बहुत यत्न करते थे, बहुत कोशिश करते थे। तो ये हमारे सेकंड मेंबर थे क्लब के, जो लॉयर थे, इंटेलिजेंट लॉयर। नाउ द थर्ड मेंबर, सर एंड्रयू फ्रीपॉट। इनके बारे में क्या है मेन बात? सक्सेसफुल लंदन मर्चेंट, ये बहुत सक्सेसफुल एक व्यापारी थे लंदन के। इंडस्ट्रियस, रेशनल एंड हाईली एक्सपीरियंस्ड इन ट्रेड। रेशनल होता है जिनकी लॉजिकल थिंकिंग होती है, जो बिल्कुल एक तर्कशील सोच रखते हैं। इंडस्ट्रियस होता है बहुत मेहनती, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था इनका व्यापार में। तो ये हमारे जो अगले मेंबर हैं, एक व्यापारी हैं, मेहनती व्यापारी हैं, एक अच्छी सोच वाले व्यापारी हैं। एडवोकेट्स फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू ट्रेड रादर देन वॉरफेयर, और ये चाहते थे कि देश का आर्थिक विकास हो व्यापार के जरिए, ना कि लड़ाई झगड़े के साथ। बिलीव्स हार्डवर्क एंड डिलीजेंस ब्रिंग लास्टिंग सक्सेस, ये मानते थे कि अगर हम बहुत मेहनत करते हैं तो उससे हमें एक बहुत अच्छा सक्सेस मिलता है। यूजेस बिजनेस ओरिएंटेड मैक्सिम्स सच एज अ पेनी सेव्ड इज़ अ पेनी गॉट, और ये बहुत अच्छे लोकोक्तियाँ यूज़ करते थे। अ पेनी सेव्ड इज़ अ पेनी गॉट, इसका मतलब है कि हमें अपने रिसोर्सेज को बहुत ध्यान से यूज़ करना चाहिए, बहुत बचा बचा के यूज़ करना चाहिए। ये इम्पॉर्टेंस थी सेविंग मनी की, कि पैसे को कैसे बचाया जाए, वही हमारे काम आएगा। स्पीक्स विद क्लैरिटी एंड नेचुरल इलोक्वेंस, और इनकी जो वाक्पटुता थी, जो बोलने की कला थी, बहुत स्पष्टवादी थे, बहुत अच्छे से बात करते थे, बहुत बढ़िया फ्लो में बात करते थे। मेकिंग हिज डिस्कॉर्स इंगेजिंग, डिस्कॉर्स होता है बातचीत, तो ये अपनी जो बातचीत थी सब लोगों को अपना लगा के रखते थे, सब लोग इनको सुनना पसंद करते थे। सेल्फ मेड वेल्दी मैन, और ये अपने आप से अमीर बने थे, अपनी मेहनत के बूते पर अमीर बने थे। क्लेमिंग इंग्लैंड कुड प्रॉस्पर थ्रू सिमिलर प्रिंसिपल्स, और ये मानते थे, दावा करते थे कि इंग्लैंड जो है वो समृद्धशाली कब बनेगा, जब सभी लोग मेहनत करेंगे। ओन्स शिप्स इन नियरली एवरी डायरेक्शन ऑफ द कंपस, और इनके पास जहाज थे जो नियरली हर जगह पे इनके जहाज फैले हुए थे, बहुत वेल्दी आदमी थे ये। नाउ द फोर्थ मेंबर ऑफ आवर क्लब, कैप्टन सेंट्री, मॉडेस्ट एंड करेजियस एक्स मिलिट्री मैन। मॉडेस्ट होता है बिल्कुल हम्बल, विनम्र, करेजियस बहादुर, और एक्स मिलिट्री मैन थे, मिलिट्री में इन्होंने काम किया था लेकिन छोड़ दिया था बाद में। इनके बारे में लेट्स डिस्कस। अ स्किल्ड सोल्जर विद ग्रेट गैलेंट्री, बहुत एक स्किल्ड सोल्जर थे जिसके पास बहुत सारी ज्ञान हासिल था और बहुत बहादुर थे, लेकिन इनका कोई भी ऐसा इरादा नहीं था कि मिलिट्री में बहुत आगे बढ़ना है। द essay highlights Captain Sentry's struggle to gain the acknowledgement he deserves due to his awkward nature in promoting himself. कैप्टन सेंट्री का जो नेचर था वो अपने खुद के बारे में बहुत ज़्यादा प्रमोशंस नहीं कर सकते थे, अपनी तारीफ़ें लोगों के सामने नहीं कर सकते थे। इसी वजह से इनको लगता है कि इनको लाइफ में आगे बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिला। Captain Sentry's decision to leave the military profession in favor of a more stable life, especially as he is the heir to Sir Roger, indicates a pragmatic choice influenced by his circumstances. और इनके बारे में एक और ख़ास बात, जो हमारे सर रॉजर थे, इनके ये उत्तराधिकारी थे, तो इनको तो बहुत सारे विरासत में ही धन संपत्ति मिली थी। अब इन्होंने मिलिट्री को जब छोड़ने का फैसला किया, इनको लगा कि इनकी लाइफ बहुत स्टेबल है, तो ये दर्शाता है कि इनकी जो अप्रोच थी वो बहुत प्रैग्मेटिक थी, प्रैक्टिकल अप्रोच थी, बहुत अच्छे से इन्होंने सोच समझ के फैसला किया था। ही रिकॉग्नाइजेज दैट हिज ट्रेट्स, स्ट्रिक्ट ऑनेस्टी एंड इवन रेगुलर बिहेवियर can be disadvantageous in a competitive environment where one must navigate personal ambitions and political manipulating.
इसका मतलब उनका हद से ज़्यादा ईमानदार होना भी उनकी तरक्की के रास्ते में एक ऑब्स्टेकल था, एक बहुत बड़ी बाधा थी। कैप्टन सेंट्रीज मिलिट्री बैकग्राउंड इक्विप्स हिम विद न्यूमरस एडवेंचर्स टू शेयर, मेकिंग हिम एन एंगेजिंग कॉन्वर्सेशनलिस्ट। और इनका जो मिलिट्री बैकग्राउंड था, इसकी वजह से इनको बहुत कुछ सीखने को मिला। ये बहुत अच्छी बातें करने लगे, लोग इनको सुनने लगे और इनको कमांड करना आ गया। अपने जो एडवेंचर्स थे वो लोगों के साथ शेयर करते थे और मिलिट्री के बैकग्राउंड की वजह से इन्होंने बहुत कुछ सीखा, लोगों के साथ शेयर भी किया। नाउ आवर नेक्स्ट मेंबर, विल हनीकॉम्ब, चार्मिंग एंड फैशनेबल जेंटलमैन। बहुत ज़्यादा चार्मिंग थे, फैशनेबल जेंटलमैन थे। A fashionable gentleman with extensive knowledge of women's fashion and gossip। अब हमारा जो नेक्स्ट मेंबर है, इनके बारे में क्या खास बात है, बहुत फैशनेबल थे, फैशन की दुनिया का पूरा ज्ञान था और सबसे ज़्यादा इनको औरतों के फैशन और जो डिस्कशंस थे, औरतों के मुद्दे होते थे जो औरतों के बातचीत के, उनके बारे में इनको बहुत नॉलेज थी। मेंटेन्स अ यूथफुल अपीयरेंस डिस्पाइट हिज एज, और एज इनकी बड़ी थी उसके बावजूद ये जवान दिखते थे। क्यों दिखते थे जवान? क्योंकि पैसा बहुत था और पैसे की वजह से अपने आप को ग्रेसफुली कैरी कर पाते थे विद मिनिमल साइंस ऑफ एजिंग, और इनके चेहरे पे बहुत कम निशान थे एक बुढ़ापे के। द essay contrasts Will Honeycomb with other men of his age who might focus on political or religious discussions, but Will's conversation centers around social events, particularly those involving romance and courtship rather than serious discourse। इस essay में बताया है हमें कि 18th सेंचुरी के ज़्यादातर मेल मेंबर्स का फोकस कहाँ होता था, राजनीति के मुद्दों पे डिस्कस करना, धर्म के डिस्कशंस करना। और हमारे जो ये मेंबर हैं विल हनीकॉम्ब, इनका जो एक मुद्दा था वो क्या था, ये बातचीत करना पसंद करते थे रोमांस के टॉपिक्स पे, कोर्टशिप के टॉपिक्स पे, कोई भी सीरियस मुद्दे पे बात करना पसंद ये नहीं करते थे। His presence adds a layer of vibrancy and excitement to discussions, balancing the more sedate and thoughtful tone of others। और इनका जो प्रेजेंस था वो एक भीड़ में जान ला देता था, लोग इनको बहुत खुश होकर सुनना पसंद करते थे, बहुत चार्मिंग थे, बहुत नॉलेज थी इनको रोमांस और फैशन के मैटर्स की। ही ऑल्सो पोजेसेस इंटेग्रिटी एंड वर्दीनेस आउटसाइड ऑफ दीज कॉन्टेक्स्ट। रोमांस और फैशन के अलावा भी इनका जो एक व्यक्तित्व था वो बहुत काबिल तारीफ था। दिस ड्युअलिटी सजेस्ट दैट हिज सोशल persona does not overshadow his moral character। Now the last member of the club, the clergyman, occasional visitor, wise and philosophical। कभी कभी आने वाले मेंबर थे ये, बहुत बुद्धिमान थे, बहुत दार्शनिक थे। रेयरली विजिट्स बट हाईली रिस्पेक्टेड व्हेन प्रेजेंट। कभी कभी आते थे क्लब में, लेकिन जब भी आते थे इनको बहुत इज्जत मिलती थी। लर्नेड, पायस, डीपली फिलोसॉफिकल, बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत ज्ञान था, बहुत एक सात्विक ज्ञान था, फिलोसॉफिकल थे, दार्शनिक विचारों से भरे हुए थे। ही इज़ फिजिकली फ्रेल, फ्रेल होता है बहुत वीक, बहुत कमज़ोर थे फिजिकली, बहुत एक पतले दुबली शख्सियत थी। एंड अनेबल टू हैंडल द प्रेशर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एसोसिएटेड विद हायर पोजिशंस इन द क्लर्जी। फिजिकली बहुत वीक थे, कमज़ोर थे, और चर्च में जो एक पादरी के काम हैं, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको ये पूरा अच्छे से नहीं कर पाते थे। स्पीक्स विद अथॉरिटी, कॉन्फिडेंस ऑन डिवाइन मैटर्स। अगर क्लब में कोई बातचीत होती थी स्पिरिचुअलिटी को लेके, भगवान को लेके या सोल को लेके, स्पिरिट को लेके, तो ये बहुत बढ़िया तरीके से कॉन्फिडेंटली अपनी बात रखते थे। इनके जो क्लब मेंबर्स थे वो इनको बहुत सुनना पसंद करते थे स्पिरिचुअल मैटर्स में। नॉट प्री ऑक्यूपाइड विद मटीरियल कंसर्न्स और सोशल एम्बिशंस। ये कभी पैसे के पीछे नहीं भागते थे कि इनको कोई नाम कमाना है, उसके पीछे नहीं भागते थे, बट इनका जो फोकस था वो कहाँ था, एक आत्मिक ज्ञान की तरफ, आत्मिक तरक्की की तरफ। He conceive hope from his decays and infirmities। इसका मतलब he views his physical limitations not as burdens। ये अपने शारीरिक कमजोरियों को कभी भी बर्डन नहीं समझते थे। टू कंक्लूड, हमारा जो ये क्लब था इसमें बहुत सारे मेंबर्स थे और हर मेंबर में अपनी एक अलग पहचान थी, अपनी क्वालिटीज़ थी, और क्लब में आकर ये अलग अलग मुद्दों पर बातचीत करते थे, पॉलिटिक्स पे, रिलीजन पे, स्पिरिचुअलिटी पे, फैशन पे, विमेन पे। तो इस तरीके से हमारा जो ये गैदरिंग थी इंडिविजुअल्स की,
इसके बारे में हमने डिस्कस किया है इस एसे में ऑफ द क्लब। आई होप आपको ये ऐसे समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।